तो दोस्तों एक और हॉरर फिल्म एक तरह से वेपन्स करके अभी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है इस 8 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की पूरी अपडेट आपको बताने वाले हैं, साथ ही साथ पूरी एक तरह से डिटेल इसकी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दीजिएगा। यदि आप हॉरर मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट न्यूज़ रहने वाली है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में आपको बताते हैं। वेपन्स एक आगामी अमेरिकी रहस्य हॉरर फिल्म है जिसका लेखन, निर्माण और निर्देशन जैक क्रेगर ने किया है। 3 फिल्म में जोश ब्रोलिन, जूलिया गार्नर, कैरी क्रिस्टोफर, एल्डन एहरनेरिच, ऑस्टिन अब्राम्स, बेनेडिक्ट वोंग और एमी मैडिगन ने अभिनय किया है। इसकी कहानी एक ही कक्षा के 17 बच्चों के मामले पर आधारित है जो रहस्यमय तरीके से आधी रात को अपने घरों से निकलकर किसी अज्ञात लक्ष्य की ओर भागते हैं और बिना किसी कारण के लापता हो जाते हैं। वेपन्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 8 अगस्त 2025 को रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आधार: एक रात, जस्टिन गैंडी की कक्षा के एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी 17 बच्चे एक साथ जाग जाते हैं और रात में भाग जाते हैं। जस्टिन और बाकी समुदाय के लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि बच्चों के गायब होने के पीछे कौन या क्या है। 4. गालना: जोश ब्रोलिन आर्चर ग्राफ के रूप में मैथ्यू के पिता, जो लापता बच्चों में से एक है। 4. जूलिया गार्नर जस्टिन गैंडी के रूप में एक शिक्षिका जो पाती है कि उसकी लगभग पूरी कक्षा गायब हो गई है। 4. कैरी क्रिस्टोफर एलेक्स लिली, जस्टिन की कक्षा का एकमात्र बच्चा जो गायब नहीं हुआ। एल्डेन एहरनेरिच पॉल मॉर्गन के रूप में एक पुलिस अधिकारी जिसका जस्टिन के साथ एक जटिल रिश्ता है। 4. ऑस्टिन अब्राम्स जेम्स, एक नशेड़ी और चोर। बेनेडिक्ट वोंग, स्कूल प्रिंसिपल एंड्रयू मार्कस। एमी मैडिगन, ग्लेडिस लिली, एलेक्स की चाची। जून डायने राफेल, डोना मॉर्गन, पॉल की पत्नी। क्लेटन फेरिस, टेरी मार्कस, एंड्रयू के पति। व्हिटमर थॉमस, मिस्टर लिली, एलेक्स के पिता। कैली शुटेरा, श्रीमती लिली, एलेक्स की माँ। टोबी हस, एड, पुलिस कप्तान और डोना के पिता। ल्यूक स्पीकमैन, मैथ्यू ग्राफ, आर्चर का बेटा और जस्टिन के लापता छात्रों में से एक। उत्पादन: जैक क्रेगर ने फिल्म की पटकथा के अधिकार $38 मिलियन में नीलाम कर दिए। अपनी फिल्म बारबेरियन 2022 की वित्तीय और आलोचनात्मक सफलता के बाद जैक क्रेगर ने वेपन्स नामक एक नई स्पेक स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। इसे फिल्म निर्माता के लिए एक अधिक व्यक्तिगत कहानी के साथ एक डरावनी महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो आंशिक रूप से पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म मैग्नोलिया 1999 से प्रेरित है। 4 पटकथा ने 22 जनवरी 2023 को बाजार में प्रवेश किया और नेटफ्लिक्स, न्यू लाइन सिनेमा, ट्राइस्टार पिक्चर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स के बीच बोली युद्ध को बढ़ावा दिया। 5-6 न्यू लाइन ने उत्पादन और वेतन सहित सभी लागतों को कवर करने के लिए $38 मिलियन की पेशकश करने के 24 घंटे के भीतर अधिकार हासिल कर लिए। क्रेगर को लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में $10 मिलियन और अंतिम कट विशेषाधिकार, फिल्म के लिए लंबित परीक्षण स्क्रीनिंग प्रतिक्रियाओं के अलावा एक गारंटीकृत नाटकीय रिलीज मिली। 5 जॉर्डन पील, जिनकी कंपनी मंकी पॉ प्रोडक्शंस ने यूनिवर्सल के साथ मिलकर बोली युद्ध में भाग लिया था, ने नीलामी हारने के बाद लंबे समय से प्रबंधक रहे जोएल जादक और पीटर प्रिंसिपेटो से अलग हो गए, जिनमें से बाद वाले क्रेगर के प्रबंधक भी थे। 7 मई 2023 में पेड्रो पास्कल और रेनेट रींसवे को फिल्म में लिया गया। 8-9 फरवरी 2024 में पास्कल ने फिल्म द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स 2025 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण इस परियोजना से बाहर निकल गए। जोश ब्रोलिन ने उन्हें बदलने के लिए बातचीत शुरू की। 10 अप्रैल में जूलिया गार्नर और एल्डन एहरनेरिच कलाकारों में शामिल हो गए। ब्रोलिन ने भी शामिल होने की पुष्टि की। 11-12 मई में
बेनेडिक्ट वोंग, एमी मैडिगन, ऑस्टिन अब्राम्स, कैरी क्रिस्टोफर और जून डायने राफेल को कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई थी। 13-14 मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में अटलांटा में शुरू होने वाली थी। निर्देशक जैक क्रेगर द्वारा लिखित, जैक क्रेगर द्वारा उत्पादित। रॉय ली, जैक क्रेगर, मिरी यून, जेडी लिफ्शिटर, राफेल मार्गुलेस। अभिनीत जोश ब्रोलिन, जूलिया गार्नर, कैरी क्रिस्टोफर, एल्डेन एहरेनरिच, ऑस्टिन अब्राम्स, बेनेडिक्ट वोंग, एमी मैडिगन। छायांकन लार्किन सीपल द्वारा संपादित, जो मर्फी। संगीत रयान होलाडे, हेज होलाडे। जैक क्रेगर। उत्पादन कंपनियां न्यू लाइन सिनेमा, अचेतन, वर्टिगो एंटरटेनमेंट, बोल्डर लाइट पिक्चर्स द्वारा वितरित, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 8 अगस्त 2025। कार्यकारी समय 128 मिनट। 1 देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $38 मिलियन। जैकरी माइकल क्रेगर, जन्म 1 मार्च 1981, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्माता है। वह कॉमेडी मंडली द व्हाइटेस्ट किड्स यू नो के संस्थापक सदस्य है और उन्होंने फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, गाइज विद किड्स और व्रेक्ड जैसे सिटकॉम में अभिनय किया है। उन्होंने हॉरर फिल्में बारबेरियन 2022 और वेपन्स 2025 लिखी और निर्देशित की है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। क्रेगर का जन्म अर्लिंगटन, वर्जीनिया में हुआ था। 1-2 उन्होंने विभिन्न स्थानीय कॉमेडी और संगीत समूहों में प्रदर्शन किया। 3 इससे पहले कि वे ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में भाग लेने के लिए चले गए। 4 आजीविका। क्रेगर व्हाइटेस्ट किड्स यू नो कॉमेडी मंडली के संस्थापक सदस्य है, जिसका गठन 2000 में ट्रेवर मूर और सैम ब्राउन के साथ किया गया था। एक स्वतंत्र फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात डेरेन ट्रूमेटर से हुई, जो बाद में समूह में शामिल हो गए। 5 व्हाइटेस्ट किड्स यू नो ने स्थानीय और ऑनलाइन सफलता हासिल की, जिसके कारण उन्हें 2006 में HBO यूएस कॉमेडी आर्ट्स फेस्टिवल का निमंत्रण मिला। मंडली ने सर्वश्रेष्ठ स्केच समूह का पुरस्कार जीता और कई नेटवर्कों का ध्यान आकर्षित किया। 6 उनके सफल प्रदर्शन के बाद फ्यूज ने समूह से एक स्केच श्रृंखला का आदेश दिया। 7 व्हाइटेस्ट किड्स यू नो ने तत्कालीन बहन नेटवर्क IFC में जाने से पहले नेटवर्क पर अपना पहला सीजन प्रसारित किया। 8 मूर के साथ उन्होंने मिस मार्च और द सिविल वॉर ऑन ड्रग्स फिल्मों में अभिनय और सहनिर्देशन किया। बाद वाली फिल्म को सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और द व्हाइटेस्ट किड्स यू नो के अंतिम सीजन के दौरान एक आवर्ती धारावाहिक के रूप में प्रसारित किया गया। 3 मंडली की दूसरी फीचर फिल्म मार्स का प्रीमियर 6 जून 2024 को त्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 2008 में क्रेगर ने देब हैगन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कॉलेज में अपनी पहली फिल्मी उपस्थिति दर्ज कराई। 2011 में वह NBC सिटकॉम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के कलाकारों में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2012 से 2013 तक NBC सिटकॉम गाइज विद किड्स में अभिनय किया। 2016 से 2018 तक उन्होंने TBS सिटकॉम व्रेक्ड में ओवेन ओकॉनर की भूमिका निभाई। क्रेगर ने 2022 की हॉरर फिल्म बारबेरियन लिखी और निर्देशित की, जिसमें जॉर्जिना कैंपबेल, बिल स्कारसगार्ड और जस्टिन लॉन्ग मुख्य भूमिका में है। उन्होंने आगामी हॉरर फिल्म वेपन्स भी लिखी और निर्देशित की। 13, 14, 15 जनवरी 2025 में यह घोषणा की गई कि क्रेगर रेजिडेंट ईविल फ्रेंचाइजी पर आधारित एक फिल्म लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। रॉय ली, जन्म 23 मार्च 1969, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी वर्टिगो एंटरटेनमेंट ने लायंसगेट के साथ
एक फर्स्ट लुक डील की है। प्रारंभिक जीवन। ली का जन्म 1969 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के वाइकॉफ हाइट्स अस्पताल में कोरियाई माता-पिता के यहाँ हुआ था। उनके पिता, जो एक डॉक्टर थे, और उनकी माँ केवल 3 वर्षों से अमेरिका में थे और अभी भी वहाँ के वातावरण के अनुकूल ढल रहे थे। ली की माँ, जो एक धर्मनिष्ठ ईसाई थीं, को उम्मीद थी कि ली एक पादरी बनेंगे। एक जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान ली ने फ्रीड, फ्रैंक, हैरिस, श्राइवर एंड जैकबसन नामक लॉ फर्म में इंटर्नशिप की। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद ली ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन कॉलेज ऑफ लॉ में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ में करियर बनाने की तैयारी की। आजीविका। 1996 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी करने और फ्राइड फ्रैंक में 8 महीने काम करने के बाद वे लॉस एंजल्स चले गए और अल्फाविले नामक एक प्रोडक्शन कंपनी में ट्रैकर के रूप में काम किया। ट्रैकर विशिष्ट सामग्री और सौदेबाजी पर नजर रखते थे। उस समय ट्रैकर फोन पर जानकारी साझा करते थे और कॉल के अंतिम चक्र में एक दूसरे को लगातार अपडेट करते रहते थे। ऑनलाइन ट्रैकिंग। ली के एक ट्रैकर दोस्त, पॉली कोहेन जॉनसन, जर्सी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट को अपडेट कर रहे थे और उनके मन में अपने ट्रैकिंग ग्रुप को ऑनलाइन करने का विचार आया। ली ने जॉनसन और प्रोपेगेंडा फिल्म्स के ग्लेन ग्रेगरी के साथ मिलकर अपने रोजमर्रा के फोन कॉल्स को एक ऑनलाइन ट्रैकिंग ग्रुप में बदल दिया। 1997 में ली ने अपने 20 दोस्तों के लिए ट्रैकर नाम से एक इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड बनाया, जो स्क्रिप्ट को रेट करते थे और हर स्क्रिप्ट के लिए प्रासंगिक ट्रैकर जानकारी पोस्ट करते थे। 6 महीनों के भीतर ली ने हॉलीवुड की प्रोडक्शन कंपनियों और स्टूडियो में अन्य ट्रैकर्स के लिए 25 ऑनलाइन ग्रुप स्थापित कर लिए थे। चूंकि वह हर ग्रुप से जुड़े एकमात्र सदस्य थे, इसलिए उनके पास सबसे अच्छी जानकारी थी। ली के प्रोजेक्ट ने स्पेक स्क्रिप्ट बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि स्पेक स्क्रिप्ट और पिचें बिकती रहीं, लेकिन कमजोर सामग्री को जल्दी, अक्सर एक ही दिन में, कई एजेंटों की निराशा के कारण खारिज कर दिया गया। ऑनलाइन ट्रैकिंग ने बाजार को गति दी, अधिक ईमानदारी लाई, विकास अधिकारियों को सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से छांटने में मदद की और एजेंटों और निर्माताओं पर बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने का अधिक दबाव डाला। 1999 में ली ने अपने 2 दोस्तों, क्रिस बेंडर और जेसी स्पिंक की स्वामित्व वाली एक प्रतिभा प्रबंधन कंपनी, बेंडर स्पिंक के साथ काम करना शुरू किया। उन्हें इंटरनेट पर सामग्री खोजने का काम सौंपा गया, ऐसी लघु फिल्में जो कंप्यूटर पर चल सकें। इसी वर्ष एड काशिबा, सीन कोनोली और ली ने स्क्रिप्टशार्क.com नामक कंपनी विकसित की, जो नौसिखिए पटकथा लेखकों के लिए अपनी पटकथाओं का मूल्यांकन और संभावित रूप से विपणन करने का एक ऑनलाइन तरीका था। स्क्रिप्टशार्क अंततः द न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दी गई और 2016 में बंद हो गई। वर्टिगो एंटरटेनमेंट। मुख्य लेख। वर्टिगो एंटरटेनमेंट 2001 की शरद ऋतु में सभी प्रमुख स्टूडियो में फिल्म प्रोजेक्ट स्थापित करने के बाद ली ने बेंडर स्पिंक छोड़ दिया और डग डेविसन के साथ मिलकर वर्टिगो एंटरटेनमेंट की स्थापना की। साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय ली बिक्री का काम संभालते थे और डेविसन आगे का काम संभालते थे। ली ने बताया कि शुरुआत में सबसे मुश्किल काम विदेशों में संपर्क बनाना था। ली के सौदे करने के तरीके में एशियाई वितरकों को यह समझाना शामिल था कि उनकी फिल्में शायद अमेरिका में अपने उपशीर्षकों के कारण नहीं बिकेंगी और रीमेक अधिकार बेचकर उन्हें ज्यादा कमाई होगी। फिर उन्होंने अधिकार धारकों को आश्वासन दिया कि वे मुफ्त में उनका प्रतिनिधित्व करके उनकी रक्षा करेंगे, अमेरिकी स्टूडियो फिल्म बनने पर उनकी फीस का भुगतान करेगा। एक बार जब ली को एक एशियाई कंपनी के लिए बातचीत का अधिकार मिल गया, तो उन्होंने स्टूडियो से कहा कि वे फिल्म को एक ऐसी पटकथा माने जिसे किसी ने फिल्माने की जहमत उठाई है और जिसका अपने देश में परीक्षण किया गया है और जो हिट साबित हुई है। ली को गोर वर्बिंस्की की 2002 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द रिंग के लिए मोशन पिक्चर निर्माण का पहला श्रेय मिला।
इसके बाद उन्होंने 2004 में भूतिया घर पर आधारित हॉरर फिल्म द ग्रज का निर्माण किया, जिसमें सारा मिशेल गेलर ने अभिनय किया था, और यह फिल्म 2002 की जापानी फिल्म जून द ग्रज पर आधारित थी, जिसका निर्देशन ताकाशी शिमिजू ने किया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस फिल्म ने अक्टूबर 2004 में रिलीज होने के बाद सबसे बड़ी हॉरर ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया। द गूनीज 1985 में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। वर्षों के पतन के बाद ब्रोलिन ने क्राइम फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन 2007 में अपनी प्रमुख भूमिका के साथ पुनरुत्थान किया। ब्रोलिन को बायोपिक मिल्क 2008 में डैन व्हाइट की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ब्रोलिन का करियर डब्ल्यू 2008, ट्रू ग्रिट 2010, वॉल स्ट्रीट, मनी नेवर स्लीप्स 2010, मेन इन ब्लैक 3 2012, ओल्ड बॉय 2013, इनहेरेंट वाइस 2014, एवरेस्ट 2015 और हेल सीजर 2016 में भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में थानोस की भूमिका निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली, जिसमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंडगेम 2019 फिल्में, साथ ही डेडपूल 2 2018 में केबल शामिल है। ब्रोलिन ने फिल्म निर्माता डेनिस विलेन्यूवे के साथ एक्शन थ्रिलर सिकारियो 2015 और साइंस फिक्शन फिल्मों ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट 2 2024 में भी काम किया, जिसमें उन्होंने गुर्नी हैलेक की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। ब्रोलिन का जन्म 12 फरवरी 1968 को सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में हुआ था। वे अभिनेता जेम्स ब्रोलिन और जेन कैमरून नीएगे 1939 से 1995 के बेटे थे। 3 जो एक कास्टिंग निर्देशक, 4 और वन्यजीव कार्यकर्ता थे। 5, 6, 7 ब्रोलिन का पालनपोषण पासो रॉबल्स के एडेलेरा क्षेत्र में एक खेत 8 में हुआ। 9 उन्होंने कैलिफोर्निया के टेम्पल्टन में प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। 10 ब्रोलिन लगभग 11 साल की उम्र में सांता बारबरा क्षेत्र में चले गए, जहां उन्होंने सांता बारबरा हाई स्कूल में पढ़ाई की। 11 ब्रोलिन को अपने पिता के अभिनय करियर के बारे में बहुत कम जानकारी थी। 12 ब्रोलिन ने 2014 में एक साक्षात्कार में बताया था कि अपनी युवावस्था में वह एक सर्फिंग मित्रता समूह के सदस्य थे, जो खुद को सीटो रेट्स कहते थे। समूह के बारे में बताते हुए ब्रोलिन ने कहा, यह सांता बारबरा था। यह 80 का दशक था। यह पंक रॉक था। या तो आपके पास अमीर, लापरवाह माता-पिता के बच्चे होते थे या गरीब माता-पिता के बच्चे, तो यह एक मिश्रण था। लेकिन हम मूल रूप से एक ही तरह से बड़े हुए। मैंने पहले या बाद में ऐसा समूह कभी नहीं देखा। उन्होंने ड्रग्स की खपत के लिए पैसे जुटाने के लिए कारें चुराने की बात स्वीकार की, जिसमें हेरोइन भी शामिल थी, एक ऐसा नशा जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें यह पसंद नहीं था। मेरा मतलब है, मैं कभी इसमें शामिल नहीं हुआ और मैं इससे कभी नहीं मरा, जो एक अच्छी बात है। मेरे 19 दोस्त मर चुके हैं। जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ, उनमें से ज्यादातर अब मर चुके हैं। 13 ब्रोलिन ने बाद में कहा, जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ, उनमें से 36 मर चुके हैं। 12 जेल में है। 4 जेल में है और मर भी गए हैं। मैं ध्यान से गिनती करता हूं, सभी 36 लोग मर चुके हैं। मैं एक कठिन माहौल से हूं, तुम्हें पता है। 14 आजीविका। प्रारंभिक कार्य और सफलता 1980 का दशक। ब्रोलिन ने अपने करियर की शुरुआत टीवी फिल्मों और टीवी शो में अतिथि भूमिकाओं से की, इससे पहले कि उन्हें रिचर्ड डोनर निर्देशित फिल्म द गूनीज 1985 में ब्रैंडन वॉल्श की एक उल्लेखनीय भूमिका मिली। 15 ब्रोलिन को 21 जंप स्ट्रीट सीरीज में टॉम हैंसन की भूमिका के लिए चुना गया था। इस भूमिका के लिए ब्रोलिन और जॉनी डेप फाइनलिस्ट थे और दोनों करीब आ गए और दोस्त बने रहे। अंततः यह भूमिका डेप को मिली। 16 17 ब्रोलिन ने शो के पहले सीजन में
एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई थी। 18 करियर में गिरावट 1990 से 2006। ब्रोलिन ने 1994 की फिल्म रोडफ्लावर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म थ्रेशिंग के प्रीमियर के बाद सालों तक फिल्म अभिनय से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने इसे भयानक अभिनय कहा था। 19 कई वर्षों तक ब्रोलिन रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में मंचीय भूमिकाओं में दिखाई दिए, अक्सर उनके गुरु और दोस्त एंथनी जिर्बे के साथ। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ब्रोलिन की एक प्रमुख भूमिका एबीसी वेस्टर्न टीवी श्रृंखला द यंग राइडर्स में वाइल्ड बिल हिकॉक की थी, जो 3 सीजन 1989 से 92 तक चली थी। 15 पूरा उद्धरण आवश्यक ब्रोलिन जिन 2 अन्य टीवी श्रृंखलाओं में शामिल थे, उनमें आरोन स्पेलिंग प्रोडक्शन विनेटका रोर 1994 और मिस्टर स्टर्लिंग 2003 शामिल है। करियर पुनरुत्थान और स्टारडम 2006 से 2016। 2006 तक ब्रोलिन पूर्णकालिक रूप से स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, जब उन्होंने कोएन बंधुओं की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन 2007 में मुख्य भूमिका निभाई। 20 यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके बाद ब्रोलिन ने रिडले स्कॉट की इसी तरह की सफल फिल्म अमेरिकन गैंगस्टर 2007 में भी एक भूमिका निभाई। अक्टूबर 2006 में एम्बर टैम्बलिन और गेलर अभिनीत और शिमिजू द्वारा निर्देशित द ग्रज 2 इंच रिलीज हुई। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $22 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। अक्टूबर 2006 में ही वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की एक क्राइम थ्रिलर द डिपार्टेड रिलीज हुई, जिसका निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेसे ने किया था और जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैट डेमन और जैक निकोलसन ने अभिनय किया था, जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $27 मिलियन की कमाई की। यह स्कॉर्सेसे की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बाद में द डिपार्टेड ने 79वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। उन्होंने डॉग डेविसन के साथ उरुग्वे की लघु फिल्म अटैक डी पैनिको के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2008 में ब्रोलिन ने ओलिवर स्टोन की फिल्म डब्ल्यू में अभिनय किया, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित एक बायोपिक थी। 21 शुरुआत में हिचकिचा रहे ब्रोलिन को स्टोन ने इस भूमिका के लिए चुना। उन्होंने ब्रोलिन को मुख्य भूमिका में लेने के अपने फैसले के बारे में कहा, 22 मुझे हमेशा लगता था कि वही सही इंसान है। हालांकि वह पारंपरिक रूप से सुंदर है, मुझे लगता है कि वह खुद को सबसे पहले एक चरित्र अभिनेता ही मानता होगा, और इसी संदर्भ में मैंने उसे डब्ल्यू जोश के रूप में सोचा। जोश में निश्चित रूप से एक स्टार जैसा आकर्षण है और वह एक प्रमुख अभिनेता हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा बनना चाहता है। मुझे लगता है कि उसे किसी किरदार में खो जाने में बहुत मजा आता है। ब्रोलिन को गस वान सेंट की बायोपिक मिल्क में सिटी सुपरवाइजर डैन व्हाइट की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर नामांकन मिला, जिसने सैन फ्रांसिस्को सुपरवाइजर हार्वे मिल्क और मेयर जॉर्ज मोस्कोन की हत्या कर दी थी। 23 उन्होंने समानलिंग विवाह आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए अकादमी पुरस्कार समारोह में व्हाइट नॉट पहनकर सुर्खियां बटोरीं। 24 ब्रोलिन ने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि सहकलाकार शॉन पेन, जिन्होंने मिल्क का किरदार निभाया था, ने बैल को सींग से पकड़कर समलैंगिक पुरुषों का किरदार निभाने को लेकर अभिनेताओं की किसी भी घबराहट को दूर करने का फैसला किया। पहले कास्ट डिनर में, जिसमें कलाकार जेम्स फ्रैंको, एमिल हिर्श और डिएगो लूना शामिल थे, पेन सीधे मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया। 22 ब्रोलिन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है और ऑस्कर नामांकन के अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए NYFCC और NBR पुरस्कार और सहायक भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सैग पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। 2008 में भी ब्रोलिन ने सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की,
उसी रात संगीत अतिथि एडेल के साथ। उन्होंने अप्रैल 2012 और मार्च 2024 में फिर से मेजबानी की। 2009 में ब्रोलिन ने द पीपल स्पीक नामक एक वृत्तचित्र फिल्म का निर्माण और अभिनय किया, जो इतिहासकार हॉवर्ड जिन की ए पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर आधारित है और आम अमेरिकियों के पत्रों, डायरियों और भाषणों के नाटकीय और संगीतमय प्रदर्शनों का उपयोग करती है। 26 अगले वर्ष ब्रोलिन ने अपने निर्देशन की शुरुआत के रूप में लघु फिल्म एक्स लिखी और निर्देशित की। यह फिल्म एक कैदी के बारे में है जो अपनी बेटी से मिलने और उसकी हत्या की शिकार हुई मां की तलाश में जेल से भाग जाता है। यह दिसंबर 2010 में यूनियन सिटी, न्यू जर्सी में पहले वार्षिक यूनियन सिटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। 27, 28, 29 2010 के शुरुआती दशक में ब्रोलिन कई बड़े बजट की स्टूडियो फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने डीसी कॉमिक्स के इसी नाम के किरदार पर आधारित जोना हेक्स 2010 में मुख्य किरदार निभाया। 30 बाद में ब्रोलिन ने स्वीकार किया कि उन्हें फिल्म बनाने के अनुभव से नफरत थी और कहा कि एक समय पर उन्हें 12 दिनों में 66 पृष्ठों की शूटिंग करनी पड़ी, जिसका अर्थ था कि फिल्मांकन का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। 31 ब्रोलिन ने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में स्टूडियो के हस्तक्षेप और निर्देशक हेवर्ड को फिल्म की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिन्हें उन्होंने अनुभवहीन और निर्देशक का एक बुरा विकल्प कहा। 20 ब्रोलिन कोएन ब्रदर की फिल्म ट्रू ग्रिट 2010 और ओलिवर स्टोन की वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स 2010 में भी दिखाई दिए। 2012 में ब्रोलिन ने मेन इन ब्लैक 3 में टॉमी ली जोन्स के किरदार केविन ब्राउन बटा एजेंट के युवा संस्करण की भूमिका निभाई, जिसने 2007 में नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन और इन द वैली ऑफ एला में अपने शुरुआती सहयोग के बाद ब्रोलिन और जोन्स दोनों को फिर से मिलाया। 32 बाद में ब्रोलिन ने 2013 की फिल्म गैंगस्टर स्क्वाड में अभिनय किया, जिसमें जॉन ओमारा नामक एक काल्पनिक द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज का किरदार निभाया। 33 उस वर्ष के अंत में ब्रोलिन ने ओल्ड बॉय में जो डॉसेट का किरदार भी निभाया, जो इसी नाम की 2003 की दक्षिण कोरियाई फिल्म का रीमेक था। 2014 में यह घोषणा की गई कि ब्रोलिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थानोस की भूमिका निभाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मार्वल और ड्यून भूमिकाएं 2016 वर्तमान ब्रोलिन 2014 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का प्रचार करते हुए। ब्रोलिन ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और 2019 की एवेंजर्स एंडगेम में थानोस की अपनी भूमिका दोहराई, जो एक के बाद एक फिल्माई गई थीं। इस भूमिका में उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। वैरायटी के लिए लिखते हुए आलोचक ओवेन ग्लीबरमैन ने इन्फिनिटी वॉर में ब्रोलिन के मोशन कैप्चर प्रदर्शन को बेहद प्रभावी कहा और कहा, ब्रोलिन ने अपनी पतली आंखों वाली चालाकी भरी निगाहों से थानोस को इस तरह से पेश किया है कि इस फिल्म में बुराई कभी भी व्यक्तिगत से कम नहीं लगती। 35 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए आलोचक टॉड मैकार्थी ने भी इसी तरह कहा, ब्रोलिन का शांत विचारशील चरित्र इस विजी राक्षस को अप्रत्याशित रूप से गूंजने वाला भावनात्मक आयाम प्रदान करता है, जो उसे एक महाखलनायक की मोटी छड़ी जैसी आकृति से कहीं अधिक बनाता है। 36 2018 में एक साक्षात्कार के दौरान जाजी बीच, रयान रेनॉल्ड्स और ब्रोलिन। अप्रैल 2017 में ब्रोलिन ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो के साथ 4 फिल्मों का एक अनुबंध किया, जिसमें उन्हें एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला में मार्वल कॉमिक्स के पात्र नाथन समर्स केबल की भूमिका निभानी थी। 37 डेडपूल 2 2018 उस अनुबंध के अंतर्गत उनकी पहली फिल्म थी। डिज्नी द्वारा 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण तक वह फॉक्स की नियोजित एक्स-फोर्स फिल्म में अपनी भूमिका को फिर से निभाने वाले थे। 38 फरवरी 2019 में ब्रोलिन डेनिस विलेन्यूवे की ड्यून में गुर्नी हालेक के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 39 2021 में ब्रोलिन ने व्हाट इफ सीरीज में एक वैकल्पिक थानोस की आवाज दी। 40
उसी वर्ष अक्टूबर में ड्यून का प्रीमियर आम तौर पर सकारात्मक समीक्षाओं के साथ हुआ। 41 अप्रैल 2022 में ब्रोलिन ने अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज आउटर रेंज में रॉयल एबॉट की भूमिका निभाई। वह एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। 42 मार्च 2024 में ड्यून पार्ट 2 का प्रीमियर हुआ, जिसे शानदार समीक्षा मिली। 44 आउटर रेंज का दूसरा सीजन 16 मई को प्रदर्शित हुआ, जिसमें ब्रोलिन ने अपनी भूमिका दोहराई और एक एपिसोड का निर्देशन किया। 3 जून 2024 को यह घोषणा की गई कि ब्रोलिन रियान जॉनसन की वेक अप डेड मैन ए नाइव्स आउट मिस्ट्री के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। व्यक्तिगत जीवन, विवाह और परिवार। ब्रोलिन और उनकी तत्कालीन पत्नी डायने लेन 2009 में। ब्रोलिन ने 1988 से 1994 तक अभिनेत्री एलिस अरायर से शादी की थी। 47 उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें ईडन भी शामिल है। 48 उनकी सगाई 6 महीने के लिए अभिनेत्री मिनी ड्राइवर से हुई थी। 47 ब्रोलिन ने 15 अगस्त 2004 को अभिनेत्री डायने लेन से शादी की। 49 2013 में उनका तलाक हो गया। 50 मार्च 2013 में ब्रोलिन ने अपनी पूर्व सहायक और मॉडल कैथरीन बॉयड को डेट करना शुरू किया। 51 मार्च 2015 में उनकी सगाई हुई। 52 इस जोड़े ने 24 सितंबर 2016 को शादी की। 53 और 29 मई 2018 को घोषणा की कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 54 ब्रोलिन ने 4 नवंबर 2018 को इंस्टाग्राम के माध्यम से घोषणा की कि बॉयड ने एक बेटी को जन्म दिया है। 55 उनकी दूसरी बेटी का जन्म 25 दिसंबर 2020 को हुआ। 56 गिरफ्तारियां। 20 दिसंबर 2004 को ब्रोलिन की तत्कालीन पत्नी डायने लेन ने उनके साथ हुए विवाद के बाद पुलिस को बुलाया और ब्रोलिन को घरेलू हिंसा के एक मामूली आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेन ने आरोप लगाने से इनकार कर दिया और दंपति के प्रवक्ता ने इस घटना को एक गलतफहमी बताया। 57 12 जुलाई 2008 को ब्रोलिन को लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट में स्ट्रे कैट बार में एक विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ अभिनेता जेफरी राइट और 5 अन्य लोग भी थे जो डब्ल्यू के क्रू सदस्य थे। ब्रोलिन को $334 का नकद बांड जमा करने के बाद रिहा कर दिया गया था। 58 उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा, यह जानकर जेल में रहना अच्छा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और यह जानकर जेल में रहना पागलपन था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। 22 बाद में श्रेवेपोर्ट अभियोजकों द्वारा सभी 7 पुरुषों के खिलाफ आरोप हटा दिए गए थे। 60 ब्रोलिन को 2013 में नए साल के दिन सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में सार्वजनिक रूप से नशा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 61 2013 का बाकी समय उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ और ब्रोलिन ने बाद में बताया, खैर यह एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मुझे बहुत सी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। मेरी मां का देहांत तब हुआ जब मैं 20 साल का था। मुझ पर जो प्रभाव पड़ा था उससे मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मैं हमेशा से एक मां का बेटा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं एक विनाशकारी रास्ते पर था। मुझे पता था कि मुझे बदलना होगा और परिपक्व होना होगा। 13 ब्रोलिन 2013 से शराब से दूर है। 63 व्यापारिक हित। ब्रोलिन ने अपने 20 के दशक के मध्य में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की और अभिनय छोड़ने पर विचार किया। 2014 में ब्रोलिन ने बताया कि उन्होंने 3 साल की अवधि में बहुत सारा पैसा कमाया। डर और लालच, बस यही है। और मैंने बहुत ही बारीकी से ट्रेडिंग की। मुझे ऐसे मोमेंटम स्टॉक मिले जिनमें सांस लेने की गुंजाइश थी और मैंने बस थोड़ी सी सांस ली। 13 ब्रोलिन मार्केट प्रोबेबिलिटी नामक एक अब बंद हो चुकी स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट के सहसंस्थापक भी थे। जूलिया गार्नर, जन्म 1 फरवरी 1994, एक अमेरिकी अभिनेत्री है।
उन्हें नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क 2017 से 2022 में रूथ लैंगमोर की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। गार्नर ने एफएक्स ड्रामा सीरीज द अमेरिकन्स 2015 से 2018, नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज मैनियाक 2018 और ब्रावो ट्रू क्राइम सीरीज डर्टी जॉन 2018 से 2019 में भी भूमिकाएं निभाईं। 2022 में उन्होंने नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज इन्वेंटिंग अन्ना में अन्ना सोरोकिन का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। फिल्मों में गार्नर मार्था मार्सी में मार्लीन 2011, द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर 2012, सिन सिटी अ डेम टू किल फॉर 2014 और द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 2025 में नजर आ चुकी है। उन्होंने ग्रैंडमा 2015, द असिस्टेंट 2019, द रॉयल होटल 2023, वुल्फमैन 2025 और वेपन्स 2025 फिल्मों में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जूलिया गार्नर का जन्म 1 फरवरी 1994 को न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स के रिवरडेल पड़ोस में हुआ था। उनकी मां, तामार गिंगोल्ड, एक चिकित्सक है जिन्होंने इजराइल में एक अभिनेत्री और हास्य कलाकार के रूप में काम किया है। उनके पिता, थॉमस गार्नर, एक चित्रकार और मूल रूप से ओहियो के शेकर हाइट्स के एक कला शिक्षक है। 3 गार्नर की मां यहूदी है। 4-5 उनकी बड़ी बहन कलाकार अन्ना गार्नर है। 6-7 वह हिब्रू समझती है क्योंकि उसकी मां इसे बोलती है, लेकिन वह खुद इसे बोलने में धाराप्रवाह नहीं है। 8-9 गार्नर ने कनेक्टिकट के ग्रीनविच में ईगल हिल स्कूल में पढ़ाई की। 10 उसने अपनी शर्म को दूर करने के लिए 15 साल की उम्र में अभिनय की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 11 गार्नर ने फ्रांस के इकोले फिलिप गॉलियर में फिलिप गॉलियर के अधीन जोकर का अध्ययन किया। 12 उन्होंने 2015 में इंडियाना विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक किया और विश्वविद्यालय के ब्लूमिंगटन परिसर में भाग लिया। आजीविका। पॉल वेट्स, लिली टॉमलिन, जूलिया गार्नर और मो अबुलजेलोफ 2015 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में। गार्नर ने 17 वर्ष की आयु में सीन डर्किन की मार्था मार्सी में मार्लीन में सारा की भूमिका निभाकर फिल्मी करियर की शुरुआत की। 2012 में निर्देशक डेविड चेज ने उन्हें अपनी फिल्म नॉट फेड अवे में एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने विशेष रूप से उनके लिए लिखा था। 3 उसी वर्ष उन्होंने फिल्म इलेक्ट्रिक चिल्ड्रन में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने हॉरर फिल्म द लास्ट एक्सोर्सिज्म पार्ट 2 में एशले बेल के साथ अभिनय किया और मैक्सिकन हॉरर फिल्म वी आर के अमेरिकी रीमेक में मुख्य भूमिका निभाई। गार्नर ने सिन सिटी ए डेम टू किल फॉर 2014 में नए किरदार मार्सी के रूप में सहअभिनय किया, जो एक युवा स्ट्रिपर है जो एक अन्य नए किरदार जॉनी जोसेफ गॉर्डन लेविट के साथ रास्ता पार करती है। 13 यह पहली बार था जब उसने हरे रंग की स्क्रीन के सामने अभिनय किया। 2015 में गार्नर ने पॉल वीच निर्देशित कॉमेडी फिल्म ग्रैंडमा में लिली टॉमलिन के साथ अभिनय किया। गार्नर ने एक किशोर छात्रा की भूमिका निभाई जो गर्भपात के लिए अपनी समलैंगिक दादी, टॉमलिन, की मदद लेती है। 2016 में वह लीना डनहम की HBO कॉमेडी सीरीज गर्ल्स के एक एपिसोड द पैनिक इन सेंट्रल पार्क में दिखाई दीं। गार्नर ने टेलीविजन में अभिनय जारी रखा और उन्हें एफएक्स पीरियड स्पाई थ्रिलर सीरीज द अमेरिकन्स के तीसरे सीजन में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया। 14 उन्होंने छठे सीजन तक यह भूमिका जारी रखी। वह 2016 में एमसीसी थिएटर में नोआ हेडल के नाटक स्मोकफॉल में अपना ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू करने वाली थीं, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण रिहर्सल के दौरान उन्हें बाहर होना पड़ा।
15 2017 की शुरुआत में गार्नर ने नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क में जेसन बेटमैन और लॉरा लिनी के साथ रूथ लैंगमोर की भूमिका निभाई। 16 इस भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिले। 17-18 2018 में गार्नर नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज मैनियाक में एली के रूप में दिखाई दी, जो एम्मा स्टोन के किरदार की बहन है। 19 गार्नर ने ब्रावो की सच्ची अपराध एंथोलॉजी सीरीज डर्टी जॉन 2018 से 19 में भी नियमित रूप से अभिनय किया। उन्होंने कोनी ब्रिटन के किरदार की बेटी टेरा न्यूवेल की भूमिका निभाई। लेन कालेब एहरनेरिच बटा आरएनआरए के बटा एक जन्म 22 नवंबर 1989 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरीज सुपरनैचुरल 2005 और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की फिल्मों टेट्रो 2009 और ट्विक्सट 2011 में काम करके की थी। 2013 की फिल्मों ब्लू जैस्मीन और स्टोकर में सहायक भूमिकाओं के बाद उन्हें 2016 में कोएन बंधुओं की कॉमेडी फिल्म हेल सीजर में मुख्य भूमिका के साथ सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली। एहरनेरिच ने सोलो ए स्टार वार स्टोरी 2018 में हान सोलो की भूमिका निभाई और डायस्टोपियन टेलीविजन सीरीज ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2020 में अभिनय किया। 2023 में उन्होंने कॉमेडी कोकेन बियर और थ्रिलर फेयर प्ले में मुख्य भूमिकाएं निभाईं और क्रिस्टोफर नोलन की जीवनी पर आधारित फिल्म ओपेनहाइमर में सहायक भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन एल्डन कालेब एहरनेरिच का जन्म 22 नवंबर 1989 को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3 वे सारी नी न्यूमैन, एक इंटीरियर डिजाइनर, और मार्क एहरनेरिच, एक अकाउंटेंट की इकलौती संतान थे। 4 उनका नाम निर्देशक फिल एल्डन रॉबिन्सन, एक पारिवारिक मित्र के नाम पर रखा गया है। 5-6 उनके सौतेले पिता हैरी एरोनोविट्स एक ऑर्थोडोंटिस्ट है। 2-7-8 एहरनेरिच यहूदी है। 9 उनके पूर्वज ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और पोलैंड से आए यहूदी प्रवासी थे और उनका पालनपोषण पुनर्निर्माणवादी यहूदी धर्म में हुआ था। 3-5 एहरनेरिच ने लॉस एंजिल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में पैलिसेड्स एलिमेंट्री स्कूल में अभिनय करना शुरू किया और कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में क्रॉसरोड्स स्कूल में ऐसा करना जारी रखा। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग में अभिनय का अध्ययन किया, लेकिन कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं की। 2009 में उन्होंने अपने दोस्त जो वर्थ के साथ द कलेक्टिव की सह-स्थापना की। 11 जो न्यूयॉर्क शहर के अभिनेताओं, लेखकों, निर्माताओं और निर्देशकों का एक समूह है जो फिल्मों और थिएटर प्रदर्शनों में सहयोग करते हैं। 12 आजीविका एहरनेरिच को एक दोस्त के बैट मिज्वा रिसेप्शन में स्टीवन स्पीलबर्ग ने खोजा था। 13 जिन्होंने एहरनेरिच और उनके दोस्त द्वारा बनाया गया एक कॉमेडी वीडियो देखा था, जो वर्तमान में शुरू हुआ और अंततः 20 या 30 साल बाद का है, जिसमें मिस्टर एहरनेरिच किमोनो पहने एक शादी रोकने के लिए चिल्ला रहे हैं। एहरनेरिच ने फिल्म में अपने हास्य अभिनय का वर्णन इस प्रकार किया है: मैं एक दुबले-पतले गुंडे की तरह इधर-उधर भागता रहा, लड़कियों के कपड़े पहनने की कोशिश करता रहा और मिट्टी खाता रहा। फिर स्पीलबर्ग द्वारा स्थापित स्टूडियो ड्रीमवर्क्स ने उनसे संपर्क किया और उनके कास्टिंग निर्देशक से उनकी मुलाकात हुई। 14, 15, 16 स्पीलबर्ग ने एहरनेरिच के बारे में कहा, वह एक बैट मिज्वा वीडियो में थे जिसमें मेरी बेटी ने उनके साथ उनके सबसे अच्छे दोस्त के लिए अभिनय किया था। उन्होंने मुझे वह वीडियो दिखाया और मुझे वह बहुत पसंद आया और मैंने उनके लिए एक एजेंट ढूंढ लिया। इस तरह से यह सब शुरू हुआ। मुझे लगा था कि कॉमेडी में उनमें बहुत संभावनाएं हैं। मुझे नहीं पता था कि वह ड्रामा में भी आएंगे। इस वीडियो में वह इतने मज़ेदार थे कि मुझे लगा मुझे अगला वाकई मज़ेदार कॉमेडियन मिल गया है। लेकिन उनकी ज़्यादातर फिल्में ड्रामा में ही रही है और लोग नहीं जानते
कि वह वाकई कितने मजेदार है। 17 स्पीलबर्ग के साथ मुलाकात के बाद उन्हें सुपरनैचुरल और सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसे टेलीविजन शो में अभिनय की भूमिकाएं मिलीं। 18-19 2018 में एहरेनरिच। 2007 में एहरनेरिच ने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की टेट्रो में बेनी टेट्रोसिनी की भूमिका जीती। 20 कोपोला ने एहरनेरिच को अपने मुख्य ऑडिशन के लिए द कैचर इन द राई से एक अंश पढ़ने के लिए कहा। 7 फिल्म को 2009 में सीमित रिलीज में रिलीज किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने एहरनेरिच के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 21-22 2011 में उन्होंने कोपोला की बाद की फिल्म ट्विक्सट में एक छोटी भूमिका निभाई और सोफिया कोपोला द्वारा निर्देशित मिस डायर चेरी के विज्ञापन में नताली पोर्टमैन के साथ दिखाई दिए। 23 2013 में उन्होंने उपन्यास ब्यूटीफुल क्रिएचर्स के फिल्म रूपांतरण में एथन वेट के रूप में अभिनय किया और पार्क चानवुक की थ्रिलर फिल्म स्टोकर में व्हिप टेलर के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने वुडी एलन निर्देशित ड्रामा फिल्म ब्लू जैस्मीन में केट ब्लैंचेट के सौतेले बेटे की भूमिका निभाई। 2016 में एहरनेरिच को कोएन बंधुओं की फिल्म हेल सीजर में होबी डॉयल के रूप में सह प्रमुख भूमिका के लिए अधिक जाना जाने लगा, जिसमें जोश ब्रोलिन और जॉर्ज क्लूनी शामिल थे। 24 कई आलोचकों ने विशेष रूप से एहरनेरिच के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 25 उसी वर्ष एहरनेरिच ने वॉरेन बीटी की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा रूल्स डोंट अप्लाई में फ्रैंक फोर्ब्स की प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। 26 इसके बाद उन्होंने टाय शेरिडन, जैक हस्टन और जेनिफर एनिस्टन के साथ द येलो बर्ड्स में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 27 एहरनेरिच ने स्टार वार्स एंथोलॉजी फिल्म सोलो ए स्टार वार्स स्टोरी 2018 में हान सोलो की भूमिका निभाई, जो मूल 1977 स्टार वार्स की घटनाओं से पहले सोलो के शुरुआती जीवन पर आधारित है। उन्होंने एनबीसी पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई, जो एल्डस हक्सले के 1932 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 28 एहरनेरिच की हालिया परियोजनाओं में थ्रिलर फेयर प्ले, जिसमें फोएबे डायनेवर सह कलाकार है। 29 कोकेन बियर, जिसका निर्देशन एलिजाबेथ बैंक्स ने किया है। 30 ओपेनहाइमर, जिसका निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। 31 और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मिनी सीरीज आयरनहार्ट में उनकी भूमिका होगी। 32 2024 में वह जैक क्रेगर की हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स 2025 में शामिल हुए। 33 वह हेलेन मिरेन के साथ एंटोन कॉर्बिन की स्विट्जरलैंड में भी शामिल हुए। 34 और डेजी रिडले के साथ द लास्ट रिजॉर्ट में भी शामिल हुए। ऑस्टिन नोआ अब्राम्स, जन्म 2 सितंबर 1996, एक अमेरिकी अभिनेता है, जिन्हें एएमसी हॉरर ड्रामा सीरीज द वॉकिंग डेड 2015 से 16 के 5वें और 6ठे सीजन में रॉन एंडरसन के रूप में उनकी आवर्ती भूमिकाओं, एनबीसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज दिस इज अस 2019 से 21 के 4थे और 5वें सीजन में यंग मार्क मैककॉन और एचबीओ मनोवैज्ञानिक किशोर ड्रामा सीरीज यूफोरिया 2019 वर्तमान में एथन डेली के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है। अब्राम्स को द किंग्स ऑफ समर 2013, पेपर टाउन 2015, ट्रेजेडी गर्ल्स 2017, स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क 2019, द लाइन, द स्टार्लिंग गर्ल दोनों 2023 और वोल्फ्स 2024 जैसी फिल्मों में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। साथ ही ब्रैड स्टेटस 2017, केमिकल हार्ट्स 2020 और डू रिवेंज 2022 में मुख्य भूमिकाएं भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। अब्राम्स का पालन पोषण फ्लोरिडा के सारसोटा में हुआ और वह लोरी और ब्रैडली अब्राम्स के बेटे हैं, जो डॉक्टर है। 2 अब्राम्स ने 5 साल की उम्र से अभिनय की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और 9 साल की उम्र में थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई देने लगे थे। 3 आजीविका। 2010 के दशक। अब्राम्स ने 2011 में
मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर फिल्म टिकिंग क्लॉक से अपनी फीचर फिल्मी शुरुआत की। 3-4 उन्होंने एमटीवी के द इनबिटवीनर्स में टॉड कूपर की भूमिका निभाकर टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। उसी वर्ष अब्राम्स ने 26 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म जूटोपिया में जोएल डेविड मूर के किरदार एडम लिप्सचिच के युवा संस्करण की भूमिका निभाई। 2013 में अब्राम्स रूबेन फ्लेचर द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर स्क्वाड में दिखाई दिए, जो पॉल लेबरमैन की एक नॉनफिक्शन किताब पर आधारित थी। 6 उसी वर्ष वह आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म द किंग्स ऑफ समर में दिखाई दिए, जहां उन्होंने आरोन की भूमिका निभाई। 2014 में अब्राम्स ने थ्रिलर ड्रामा फिल्म सैक्रिफाइस में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर अक्टूबर 2014 में वुडस्टॉक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 7 एएमसी टेलीविजन श्रृंखला द वॉकिंग डेड में अपने 5वें और 6ठे सीजन के दौरान रॉन एंडरसन के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 8 2017 में अब्राम्स ने काइल विल्मोव्स्की की फिल्म ऑल समर्स एंड में सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने हंटर गोर्स्की की भूमिका निभाई, जो एक 16 वर्षीय लड़का है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त कॉनराड के पहले प्यार पर थोड़ा ध्यान देता है। 9 उसी वर्ष उन्होंने माइक व्हाइट की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्रेड स्टेटस में ट्रॉय स्लोन की भूमिका निभाई। 10 उन्होंने ट्रेजेडी गर्ल्स और वी डोंट बिलोंग हियर फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 11-12 2018 में अब्राम्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ओलिविया मिल्च 2018 की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्यूड में जेम्स के रूप में दिखाई दिए। फिल्म का विश्व प्रीमियर 23 जनवरी 2018 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे 27 जुलाई 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 13 2018 के एक साक्षात्कार में अब्राम्स 2019 में अब्राम्स को रॉन लेशेम और डैफ्ना लेविन द्वारा निर्मित इसी नाम की इजरायली मिनी सीरीज पर आधारित टीन ड्रामा सीरीज यूफोरिया में एथन के रूप में लिया गया था। 14-15 2019 की हॉरर बुक रूपांतरण स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क में अब्राम्स की प्रमुख भूमिका थी। आंद्रे ओवरेडल द्वारा निर्देशित और एल्विन श्वार्च द्वारा इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित यह फिल्म 9 अगस्त 2019 को लायंसगेट फिल्म्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी। 16 अब्राम्स की टीवी सीरीज दिस इज अस में एक आवर्ती भूमिका थी, जिसमें उन्होंने केट के अपमानजनक पूर्व प्रेमी मार्क मैककॉन की भूमिका निभाई थी। 17-18 2020 के दशक 2020 की शुरुआत में अब्राम्स ने रिचर्ड टेन द्वारा निर्देशित किशोर रोमांस फिल्म केमिकल हार्ट्स में हेनरी पेज के रूप में अभिनय किया, जो क्रिस्टल सदरलैंड के उपन्यास आवर केमिकल हार्ट्स पर आधारित थी। यह फिल्म 21 अगस्त 2020 को अमेजन स्टूडियो द्वारा रिलीज की गई थी। 19 अब्राम्स को नेटफ्लिक्स की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज डैश एंड लिली में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 20 डेविड लेविथान और रेचल कोहन की युवा वयस्क उपन्यास श्रृंखला डैश एंड लिली की बुक ऑफ डेयर पर आधारित श्रृंखला का प्रीमियर 10 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 21-22 2022 में अब्राम्स ने जेनिफर काइटिन रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित किशोर कॉमेडी फिल्म डू रिवेंज में मैक्स ब्रूसार्ड की भूमिका निभाई। इसे 16 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 23-24 2023 में अब्राम्स ने लॉरेल परमेट द्वारा निर्देशित आने वाली ड्रामा फिल्म द स्टार्लिंग गर्ल में बेन टेलर का किरदार निभाया। 25 फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2023 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे 12 मई 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 26 उसी वर्ष अब्राम्स एथन बर्जर द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म द लाइन में दिखाई दिए। 27 जो 9 जून 2023 को ट्रिबेका फेस्टिवल में रिलीज हुई। 2024 में अब्राम्स ने जॉन वॉट्स द्वारा निर्देशित एक्शन कॉमेडी फिल्म वुल्फ्स में अभिनय किया। बेनेडिक्ट वोंग, जन्म 3 जुलाई 1971, एक अंग्रेज अभिनेता है। उन्होंने अपने रंगमंच करियर की शुरुआत फिल्म डर्टी प्रिटी थिंग्स
2002 में अभिनय करने से पहले की थी, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड के लिए नामांकन मिला था, और बीबीसी सिटकॉम 15 स्टोरीज हाई 2002 से 2004 में भी काम किया था। इसके बाद उन्होंने ऑन अ क्लियर डे 2005, सनशाइन, ग्रो योर ओन दोनों 2007 और मून 2009 और सीबीबीसी सीरीज स्पिरिट वॉरियर्स 2010 में भूमिकाएं निभाई। वोंग को 2010 के दशक में नेटफ्लिक्स सीरीज मार्को पोलो 2014 से 2016 में कुबली खान, फिल्म द मार्टियन 2015 में ब्रूस एनजी और फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी भूमिकाओं के लिए और भी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने सिफी सीरीज डेडली क्लास 2019 में अभिनय किया। फिल्म 9 डेज 2020 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2024 से वह नेटफ्लिक्स सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वोंग का जन्म 1971 में इंग्लैंड के सेल्फोर्ड शहर के एक कस्बे एक्लेस में हुआ था। 3 वे हांगकांग के अप्रवासी माता पिता के बेटे थे, जिन्होंने इंग्लैंड में बसने से पहले आयरलैंड की यात्रा की थी। 4 वह सेल्फोर्ड में पले बड़े। 3 और शहर के डेला सेले 6th फॉर्म कॉलेज में पढ़े, जहां उन्होंने 2 साल का प्रदर्शन कला पाठ्यक्रम लिया। 5 आजीविका, कैरियर का आरंभ। वोंग की पहली भूमिका 1993 में बीबीसी रेडियो पर प्रसारित नाटक काई मेई सॉस में थी, जिसे उनके चचेरे भाई केविन वोंग ने लिखा था। उन्होंने सिचुएशन कॉमेडी 15 स्टोरीज हाई में सीन लॉक के साथ एरोल स्पियर्स की भूमिका निभाई और लुक अराउंड यू की दूसरी सीरीज में फ्रैंकलिन फू की भूमिका निभाई। 6 2003 में उन्हें डर्टी प्रिटी थिंग्स में गुओ यी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। 7 2007 में वोंग ने फीचर फिल्म ग्रो योर ओन में अभिनय किया। 8 वह चैनल 4 कॉमेडी द आईटी क्राउड की सीरीज 4 के दूसरे एपिसोड में प्राइम के रूप में दिखाई दिए, जो पिछले काउंटराउंड प्रतियोगी थे जिन्होंने 16वीं काउंटराउंड टीपॉट जीती थी, जब उन्हें हेरोल्ड टोंग के नाम से जाना जाता था। 9 वह फिल्म शंघाई में जुसो किता के रूप में भी दिखाई दिए और बीबीसी श्रृंखला स्पिरिट वॉरियर्स में ली की भूमिका निभाई। 10 2012 में वोंग रिडले स्कॉट की फिल्म प्रोमेथियस में जहाज के पायलट रवेल के रूप में दिखाई दिए। 11 2013 में उन्होंने हैम्पस्टेड थिएटर में AIWW द अरेस्ट ऑफ ए वेई वेई में मुख्य भूमिका निभाई। 12 कुछ ही समय बाद अल्मेरा थिएटर ने घोषणा की कि वह झांग लिन के रूप में चिमेरिका नाटक के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 13 इसके अलावा उन्होंने BBC 2 कॉमेडी ड्रामा द रॉन्ग मैन्स में गैंगस्टर लाओ की भूमिका निभाई। 14 चिमेरिका में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रदर्शन के लिए वेस्ट एंड फ्रेम पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 15 16 17 अंतर्राष्ट्रीय सफलता। 2016 में वोंग। 2014 में वोंग ने नेटफ्लिक्स सीरीज मार्को पोलो में कुबली खान की भूमिका निभाई। 14 18 जिसे 7 जनवरी 2015 को नेटफ्लिक्स द्वारा 10 एपिसोड की दूसरी सीरीज के लिए नवीनीकृत किया गया था। अगले वर्ष वह एक और रिडले स्कॉट साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने द मार्टियन में जेट प्रोपल्शन लैब के निर्देशक ब्रूस एनजी की भूमिका निभाई। 19 2016 में उन्होंने सुपरहीरो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 में वोंग के रूप में सहअभिनय किया। 20 और बाद में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018, 21 एवेंजर्स एंड गेम 2019, 22 शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 2021, 23 24 स्पाइडरमैन नो वे होम 2021, 25 डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022, 26 और 2022 डिज्नी प्लस सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ में भूमिका दोहराई। 27
वह 2016 में एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर के एक एपिसोड हेटेड इन द नेशन में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के एक एजेंट शॉन ली की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 2017 में उन्होंने अर्केन स्टूडियोज के गेम प्ले में एलेक्स यू को आवाज दी और 2036 नेक्सस डॉन में अभिनय किया, जो ल्यूक स्कॉट द्वारा निर्देशित और जेरेड लेटो द्वारा सह-अभिनीत ब्लेड रनर 2049 की एक प्रमोशनल शॉर्ट फिल्म प्रीक्वल थी। वह 2018 की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एनिहिलेशन में वैज्ञानिक लोमैक्स के रूप में दिखाई दिए। मैडिगन ने 1987 में बेथ हेनले की द लकी स्पॉट में सू जैक टिलर का किरदार निभाते हुए ऑफ ब्रॉडवे में पदार्पण किया, जिसके लिए उन्होंने थिएटर वर्ल्ड पुरस्कार जीता और उन्हें नाटक में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1988 में उन्हें द प्रिंस ऑफ पेंसिल्वेनिया में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला की श्रेणी में इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 11 उस वर्ष उन्होंने मार्क टेपर फोरम में ए लाई ऑफ द माइंड में प्रदर्शन किया। 12 1989 में उन्होंने फील्ड ऑफ ड्रीम्स में केविन कॉस्टनर की पत्नी की भूमिका निभाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा 1989 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रृंखला, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और टेलीविजन फिल्म रो बनाम वेड में सारा वेडिंगटन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए लघु श्रृंखला या फिल्म में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। 1990 में मैडिगन ने एडुआर्डो मचाडो की स्टीवी वांट्स टू प्ले द ब्लूज में पाओला केली के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने ड्रामालॉग पुरस्कार जीता। 13 1991 में उन्होंने एमी नामांकित टेलीविजन फिल्म लकी डे में ओलंपिया डुकाकिस के साथ अभिनय किया। उन्होंने 1992 में ए स्ट्रीटकार नेम डिजायर में स्टेला कोवाल्स्की की भूमिका में जेसिका लैंग और एलेक बाल्डविन के साथ ब्रॉडवे की शुरुआत की और उन्हें उत्कृष्ट डेब्यू प्रदर्शन के लिए आउटर क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1996 में उन्होंने और हैरिस ने टेलीविजन फिल्म राइडर्स ऑफ द पर्पल सेज का निर्माण और अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने फीमेल परवर्सन में टिल्डा स्विंटन के साथ अभिनय किया। 2000 में उन्होंने अपने पति द्वारा अभिनीत फिल्म पोलक में पैगी गुगेनहाइम की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन और निर्माण भी उन्होंने ही किया था। 2002 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म द लार्मी प्रोजेक्ट में मरते हुए मैथ्यू शेपर्ड की मदद करने वाली अधिकारी रेगी फ्लूटी की सहायक भूमिका निभाई थी। 2003 से 2005 में मैडिगन ने एचबीओ की श्रृंखला कार्निवल में खलनायक जस्टिन क्रो की बहन आइरिस क्रो, इरीना की सहायक भूमिका निभाई थी। 2005 में उन्होंने एडम रैप द्वारा निर्देशित विंटर पासिंग में लोरी लेस्की के रूप में अभिनय किया। 14 अगले वर्ष उन्होंने एमी विजेता टेलीविजन फिल्म द पाथ टू 9/11 में सीआईए मुख्यालय विश्लेषक पेट्रिसिया कार्वर की सहायक भूमिका निभाई थी। 2007 में उन्होंने बेन एफ्लेक द्वारा निर्देशित फिल्म गॉन बेबी गॉन में हेलेन, एमी रयान, बीट्राइस बी मैकक्रीडी की भाभी की भूमिका निभाई थी। 2008 में उन्होंने एबीसी की मेडिकल ड्रामा सीरीज ग्रेज एनाटॉमी के कई एपिसोड में डॉ कैथरीन व्याट की भूमिका निभाई। 15 इसके बाद उन्होंने टीएनटी की क्राइम ड्रामा सीरीज सेविंग ग्रेस में ग्रेटचेन लेगार्डी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 16 2011 में उन्होंने टीएनटी की ड्रामा सीरीज मेम्फिस बीट के अंतिम एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 17 2016 में उन्होंने पर्शिंग स्क्वायर सिग्नेचर सेंटर में द न्यू ग्रुप के लिए सैम शेपर्ड के नाटक ब्यूरीड चाइल्ड के पुनरुद्धार में हैली के रूप में अभिनय किया। यह नवंबर 2016 में वेस्ट एंड के ट्राफल्गर स्टूडियो में चला गया, जहां मैडिगन ने अपनी भूमिका दोहराई। 18 19 व्यक्तिगत जीवन 2018 में मैडिगन का विवाह 21 नवंबर 1983 से अभिनेता एड हैरिस से हुआ है। उनकी एक बेटी है। 20 मैडिगन और हैरिस अपने करियर के दौरान अक्सर सहयोगी रहे हैं।
फिल्मोग्राफी। एमी मैरी मैडिगन, एक जन्म 11 सितंबर 1950, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें 1985 की फिल्म ट्वाइस इन अ लाइफटाइम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य फिल्मों में लव लेटर्स 1984, अलामो बे 1985, नोव्हेयर टू हाइड 1987, अंकल बक 1989, फील्ड ऑफ ड्रीम्स 1989, फीमेल परवर्सन्स 1996, विद फ्रेंड्स लाइक देज 1998 और विंटर पासिंग 2005 शामिल है। उनके टेलीविजन कार्यों में एचबीओ सीरीज कार्निवाल 2003 से 2005 में आइरिस क्रो की भूमिका शामिल है। उन्होंने टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और टेलीविजन फिल्म रो वर्सेस वेड 1989 में सारा वेडिंगटन की भूमिका के लिए उन्हें लघु श्रृंखला या फिल्म में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। प्रारंभिक जीवन। शिकागो में जन्मी, 3 मैडिगन कैथोलिक है, 4 और तीसरी पीढ़ी की आयरिश। 5 उनके पिता जॉन जे मैडिगन 1918 से 2012 एक प्रसिद्ध पत्रकार थे जिन्होंने न्यूज़वीक के लिए काम किया और मीट द प्रेस और फेस द नेशन जैसे कार्यक्रमों पर राजनीतिक टिप्पणी प्रदान की। उन्होंने रिचर्ड निक्सन से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक कई राजनीतिक हस्तियों का साक्षात्कार लिया और WBBM AM के साथ अपने स्वयं के शो की मेजबानी की। 6 उनकी मां डोलोरेस नी हेनलॉन 1921 से 1992 एक प्रशासनिक सहायक और शौकिया अभिनेत्री थीं जिन्होंने सामुदायिक थिएटर में प्रदर्शन किया था। 7 उसके 2 भाई हैं, जैक और जिम। 7 मैडिगन ने मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में मार्क्वेट विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र में BA किया। 8 वह 1974 में लॉस एंजल्स चली गईं। 9 बाद में उन्होंने ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का अध्ययन किया। 10 आजीविका। संगीत। मैडिगन ने 1970 के दशक के अंत तक कई बैंडों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। 70 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में वह डलास में रहने वाली एक एकल गायिका और पियानोवादक थीं। अभिनय। 1980 के दशक में मैडिगन ने गायन करियर से अभिनय में कदम रखा और ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। 10 उनकी पहली टेलीविजन भूमिका 1981 में हार्ट टू हार्ट के एक एपिसोड में एडेल की थी। उसके बाद उन्होंने टेलीविजन फिल्म क्रेजी टाइम्स में भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने लव चाइल्ड में टेरी जीन मूर के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें न्यू स्टार ऑफ द ईयर अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1983 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म द डे आफ्टर में एलिसन रैनसम की भूमिका निभाई। 1984 में उन्होंने फिल्म स्ट्रीट्स ऑफ फायर में मैककॉय का किरदार निभाया और प्लेसेस इन द हार्ट में वियोला केल्सी की सहायक भूमिका निभाई। 1985 में उन्होंने मार्शा नॉर्मन द्वारा लिखित टेलीविजन फिल्म द लॉन्ड्रोमैट में कैरल बर्नेट के साथ अभिनय किया। डीडी जॉनसन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने केबलेसी पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने लुइस मेले द्वारा निर्देशित अलामो बे में अपने पति एड हैरिस के साथ ग्लोरी शीर की भूमिका निभाई। 1985 में ही उन्होंने ट्वाइस इन ए लाइफटाइम में सनी मैकेजी सोबेल का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2019 में गार्नर अमेजन एंथोलॉजी सीरीज मॉडर्न लव में दिखाई दीं। वह इसके पहले सीजन के 2 एपिसोड में एक ऐसी महिला के रूप में दिखाई दी जिसका एक बहुत बड़े आदमी पर क्रश है, जिसका किरदार शिव हिघम ने निभाया है। उसी वर्ष उन्होंने एक विषाक्त कार्य वातावरण में एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में स्वतंत्र ड्रामा फिल्म द असिस्टेंट में अभिनय किया।
किटी ग्रीन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने मीटू आंदोलन के आसपास की वर्तमान संस्कृति को संबोधित किया। फिल्म का प्रीमियर 2019 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। गार्नर को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। 21 गार्नर नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज इन्वेंटिंग अन्ना में भी सहकलाकार है, जहां उन्होंने धोखेबाज अन्ना डेलवे की मुख्य भूमिका निभाई है। यह सीरीज जेसिका प्रेसलर द्वारा लिखे गए न्यूयॉर्क के लेख हाउ अन्ना डेलवे ट्रिक्ड न्यूयॉर्क्स पार्टी पीपल पर आधारित शोंडा राइम्स द्वारा निर्मित और रचित थी। 22 इसे 11 फरवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 23-24 2022 में गार्नर को थ्रिलर फिल्म अपार्टमेंट 7 में कास्ट किया गया, जो 1968 की रोजमेरीज बेबी की प्रीक्वल है, जिसका निर्देशन नताली एरिका जेम्स ने किया है। 25 उनकी कंपनी अल्मा मार्गो ने टुमोरो स्टूडियोज के साथ एक फर्स्ट लुक डील भी साइन की। 26 उसी साल जून में गार्नर को मैडोना ने अपनी स्वनिर्मित बायोपिक हुज दैट गर्ल में उनका किरदार निभाने के लिए चुना। गायिका के दौरे के दौरान इस परियोजना को रोक दिया गया था। 27 और इस पर काम कथित तौर पर 2024 में फिर से शुरू हुआ था। 28-29 2023 में उन्होंने किट्टी ग्रीन द्वारा निर्देशित द रॉयल होटल में अभिनय किया। 30 अप्रैल 2024 में गार्नर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में शल्लाबाल बटा सिल्वर सर्फर के रूप में लिया गया। 31 व्यक्तिगत जीवन गार्नर ने दिसंबर 2019 में न्यूयॉर्क सिटी हॉल में एक समारोह में फोस्टर द पीपल के प्रमुख गायक मार्क फोस्टर से शादी की। 32-33 सगाई के 8 महीने बाद। 34 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेसिस्टेंस में स्केक्सिस के जनरल स्केकवर की आवाज और फिल्म लेडी एंड द ट्रैम्प में बुल की आवाज दी। 2020 में वह एफएक्स टेलीविजन सीरीज व्हाट वी डू इन द शैडोज के एक एपिसोड में नेक्रोमेसर के रूप में दिखाई दिए। वोंग का 2013 का राजनीतिक नाटक AIWW द अरेस्ट ऑफ वेई वेई मई 2020 में समाचार नेटवर्क द गार्जियन के माध्यम से फिर से स्ट्रीम किया गया था। 2021 में वोंग ने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन में योद्धा दिग्गज टोंग की आवाज दी। 2021 में उन्हें 9 डेज में क्यो के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 29 वह लियू सिक्सिन के चीनी उपन्यास द 3 बॉडी प्रॉब्लम के नेटफ्लिक्स लाइव एक्शन रूपांतरण के कलाकारों 30 में शामिल हुए, जिसकी शूटिंग उसी साल बाद में शुरू हुई। 31 2022 में BBC रेडियो के माध्यम से उन्होंने ए वेई वेई के साथ फिर से ए के संस्मरण 1000 ईयर्स ऑफ जॉयज एंड सोरोज के कथावाचक के रूप में भागीदारी की। 32 2024 में 3 बॉडी प्रॉब्लम रिलीज हुई। शो को काफी सराहा गया और वोंग के अभिनय की खूब तारीफ की गई। तो दोस्तों ये हमें 8 अगस्त 2025 को देखने को मिल रही है और इसका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वनर्स ब्रदर्स पिक्चर द्वारा संभाला गया है। तो इंडिया में ये हिंदी में एक तरह से आराम से देखने को मिलने वाली है। और टोटल लेंथ की बात की जाए तो 128 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है मूवी की। और बजट की बात की जाए तो 38 मिलियन का टोटल इसका बजट है। तो मूवी सुपर डुपर हिट तो ये रहेगी, लोगों को एक तरह से पसंद तो ये आने वाली है। बाकी आप एक तरह से हॉरर मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये महसूस रहने वाली है। बाकी मैंने पूरी इससे मूवी की अपडेट आपको बता दी है, जैसे रिलीज़ होती है एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में यदि आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।